बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि आपको जो चैप्टर देखना है उसके वीडियो नंबर 1 से लगा करके लगातार देखिए तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी और आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा किसी चीज़ को सीखने के लिए। तो पिछला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आज नया चैप्टर लेकर के आए हैं और वो चैप्टर है दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति, रिजिड बॉडी एंड मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। और यहाँ पर हम विशेषकर बात करेंगे घूर्णन गति की, रोटेशनल मोशन की। तो इससे पहले हम लोगों ने जो है कण की ऋजुरेखीय गति का अध्ययन किया है। मतलब अभी तक देखा जाए तो हम वस्तु को एक कण के रूप में, एक छोटे से पार्टिकल के रूप में मानते आए हैं और न्यूटन के नियम भी एक पार्टिकल, छोटे पार्टिकल के लिए ही लागू होते हैं। हालांकि हमने वहां पर वस्तु कहा है, लेकिन हमने उसके जो है डायमेंशन, उसका जो है पूरा डायमेंशन नहीं लिया है, उसको एक कण ही माना है। लेकिन वस्तु हमारे दैनिक जीवन में तो वस्तु काफी बड़ी भी हो सकती है, अर्थात वो बहुत सारे कणों से मिलकर के बनी हो सकती है। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर ऐसी वस्तु या ऐसे निकाय की बात करेंगे जो बहुत सारे कणों से मिलकर के बना है। क्योंकि अभी तक जो है हमारा एक वस्तु जो थी एक छोटे से कण के समान थी, तो कण पर एक ही कण था, तो एक कण पर जो बल लगाया जा रहा था उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो है गति होती थी, है ना। लेकिन जब कोई वस्तु या कोई निकाय यानी सिस्टम बहुत सारे कणों से मिलकर के बना है तो वहां पर थोड़ी जटिलता बढ़ जाती है। तो इस जटिलता को आसान करने के लिए हम उस निकाय या वस्तु में एक ऐसा बिंदु मानते हैं, लेते हैं, जहां पर पूरे निकाय या वस्तु का द्रव्यमान या जिसको हम संयत भी कहते हैं केंद्रित होती है या होता है। यानी किसी निकाय या वस्तु से संबंधित एक ऐसा बिंदु जहां पर पूरे निकाय या वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके, उस बिंदु को, उस वस्तु या निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं या संहति केंद्र कहते हैं। यानी किसी निकाय या वस्तु के अंदर एक ऐसा बिंदु होगा, अंदर का मतलब बाहर भी हो सकता है वस्तु। अभी इसको जब हम आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे कि जरूरी नहीं है कि वो वस्तु है और उस वस्तु का जो बिंदु लिया जा रहा है, यानी जो द्रव्यमान केंद्र लिया जा रहा है, वहां पर वास्तव में कोई द्रव्यमान हो भी, वहां पर बिल्कुल खाली भी हो सकता है, लेकिन वो बिंदु उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र होगा। तो द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है उस निकाय या वस्तु से संबंधित जहां पर पूरी वस्तु या पूरे निकाय का द्रव्यमान जो है केंद्रित माना जा सके, वास्तव में हो चाहे ना हो, हम पूरे निकाय का या उस वस्तु का जो है द्रव्यमान उस बिंदु पर केंद्रित मानेंगे। तो ऐसे बिंदु को हम उस निकाय या वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, जैसे एक पहिया है, साइकिल का पहिया है ना, और उसका एक पहिए का एक केंद्र होगा, है ना। तो उस पहिए के केंद्र पर ही वस्तु का यानी उस पहिए का द्रव्यमान केंद्र केंद्रित होता है। चलो साइकिल का पहिया ना हो, केवल मान लिया रिम है, ये एक वृत्ताकार रिम है, लोहे की बनी हुई है, और इस वृत्ताकार लोहे की रिंग जो कि पूरे रिंग में समान रूप से द्रव्यमान वितरित है, तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो रिम का केंद्र बिंदु होता है। अब केंद्र बिंदु जैसे मान लिया ये रिम है, ये रिम है,
और रिम का ये केंद्र है। अब इस केंद्र O पर द्रव्यमान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी इस बिंदु O को ही इस रिम का द्रव्यमान केंद्र माना जाता है। तो ये जो परिभाषा हमने लिखी है उससे समझिए, किसी निकाय या वस्तु से संबंधित ऐसा बिंदु जिस पर निकाय या वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके, ऐसे बिंदु को निकाय या वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। यानी उस बिंदु पर पूरा द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके, वास्तव में चाहे हो या ना हो। तो इसीलिए हम ऐसे केंद्र को, यानी जिस पर पूरी वस्तु या निकाय का द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके, उसे हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, उस निकाय या वस्तु का। तो सिंपल सी बात है। अब हम देखिए यहां पर ऐसा निकाय ले रहे हैं जिसमें कि केवल 2 ही कण हैं, 2 कण हैं और उन 2 कणों से मिलकर के निकाय बना है, और उस निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करने का एक फार्मूला लिखा जाएगा सीधे तौर से। उसको आपको समझो रटना है। वैसे तो ये फार्मूला कैसे आया ये भी बताया जा सकता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। सिलेबस के हिसाब से मैं चल रहा हूं, बिल्कुल जो यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसका डेरिवेशन कैसे आया है ये सीखने की जरूरत नहीं है, आपको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो हम यहां पर एक ऐसा निकाय ले रहे हैं जिसमें कि केवल 2 कण हैं, और हमारी हेडिंग है द्विकण निकाय का द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें 2 ही पार्टिकल हैं। तो हम यहां पर मान लेते हैं कि कोई सिस्टम जो है, निकाय है, वो 2 कणों से मिलकर बना है जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं, और वो क्रमशः बिंदु A और B पर स्थित है। एक कण जो है, देखिए ये मैंने x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस लिया हुआ है। A बिंदु पर एक कण m1 है, इसका द्रव्यमान m1 है। दूसरा जो है कण बिंदु B पर है। अब इन कणों के सदिश, स्थिति सदिश, मूल बिंदु, ये मूल बिंदु है, हो गया हमारा। मूल बिंदु के सापेक्ष A बिंदु का स्थिति सदिश हम ले रहे हैं R1। बिंदु B का, जहां पर दूसरा कण स्थित है, उसका स्थिति सदिश ले रहे हैं हम R2। इनको AB को मिला दीजिए आपस में, और यहां पर एक बिंदु C ले रहे हैं, और हम मान रहे हैं कि इन 2 कणों से बने निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है वो C पर स्थित है, और इस C का स्थिति सदिश जो है मूल बिंदु के सापेक्ष क्या है, RCM है। ये हमने यहां पर RCM लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो यहां पर हमने क्या माना है, माना 2 कणों के एक निकाय में कणों के द्रव्यमान m1 तथा m2 हैं, जो कि क्रमशः बिंदुओं A तथा B पर स्थित हैं। माना मूल बिंदु के सापेक्ष कणों के स्थिति सदिश क्रमशः R1 तथा R2 हैं। तब निकाय के द्रव्यमान केंद्र, ये जो निकाय बना है m1 और m2 से, इसका द्रव्यमान केंद्र C पर माना गया है, का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश का फार्मूला डायरेक्ट लिखा जा रहा है। वो है RCM बराबर होता है m1 R1 प्लस m2 R2 बटे m1 प्लस m2। डायरेक्ट फार्मूला लिखा गया है, ये आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। अब हम इसकी तिरछी गुणा कर देते हैं तो हमारा मिलता है RCM गुणा m1 प्लस m2 बराबर, ये समीकरण समझो हमारी 1 है, हालांकि ये फार्मूला है हमारा। चलिए, और m1 R1 प्लस m2 R2, ये रिजल्ट आया। ये इस रिजल्ट को हम भाषा के रूप में क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 क्या है, निकाय का कुल द्रव्यमान है,
आरसीएम क्या है? इस निकाय का स्थित सदिश है, यानी इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थित सदिश है। यानी जहां पर इस निकाय, दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र है, उसका स्थित सदिश आरसीएम है। बराबर क्या हो रहा है? पहले कण का द्रव्यमान गुणा उस कण की स्थित सदिश से गुणा की गई है, प्लस दूसरे कण का द्रव्यमान गुणा उस दूसरे कण की स्थित सदिश। तो इससे स्पष्ट है, यहां पर लिखेंगे कि इससे स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है? इससे, इस रिजल्ट से स्पष्ट है कि कुल द्रव्यमान निकाय का कुल द्रव्यमान ये हो गया कि निकाय के स्थित सदिश से गुणा। हमने क्या किया है? देखिए, m1 प्लस m2 इंटू आरसीएम। तो इससे स्पष्ट है कि निकाय का कुल द्रव्यमान की निकाय के स्थित सदिश से गुणा निकाय के पहले कण के द्रव्यमान तथा उसकी स्थित सदिश निकाय के कणों, ऐसे जनरल रूप से लिख देते हैं, निकाय के कणों के द्रव्यमानों, निकाय के कणों के द्रव्यमानों की स्थित द्रव्यमानों की निजी स्थित सदिशों के गुणनफल के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। क्या होता है जरा समझिए। जो बात यहां पर मैथमेटिकल रूप में लिखी है उसको हमने लैंग्वेज के रूप में लिख दिया है, और न भी लिखना है तो भी हमारा काम चलेगा। इससे स्पष्ट है कि निकाय का कुल द्रव्यमान की निकाय के स्थित सदिश से गुणा, निकाय का कुल द्रव्यमान गुणा स्थित सदिश, निकाय के कणों के द्रव्यमानों के निजी स्थित सदिश के गुणनफल के योग के बराबर होता है। निकाय के जो कण हैं उनकी निजी स्थित सदिश से द्रव्यमानों की गुणा की गई है, फिर उनका योग निकाल दिया गया। तो ये जो कुल निकाय का कुल जो द्रव्यमान है उसको निकाय के स्थित सदिश से गुणा की गई है, वो बराबर हो गया है निकाय के कणों के द्रव्यमान के, निकाय के कणों के द्रव्यमानों की निजी स्थित सदिशों से गुणनफल के बराबर। तो ये हमने इसी बात को लैंग्वेज में लिखा है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ भी सकते हैं यदि नहीं लिखना आ रहा। हमें ये चीज आनी चाहिए, बस यहां तक इंपॉर्टेंट है। अब हम इसकी थोड़ी विवेचना करेंगे और इसको समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। जो हमारा रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट डायरेक्ट लिखा गया है, इसको हमें समझना है ना। तो इसकी विवेचना करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बात करेंगे विवेचना की। यानी हमारा नंबर 1 क्या, यदि कणों के द्रव्यमान समान है तो निकाय का
द्रव्यमान केंद्र दोनों कणों के ठीक मध्य में स्थित होगा। कैसे? देखिए जरा, RCM बराबर है, हमने क्या माना है, M1 बराबर M2 बराबर M ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया M1 की जगह हमने लिख दिया MR1 प्लस MR2 बटे M प्लस M। तो देखिए M कॉमन ले लीजिए, तो R1 प्लस R2 बटे 2M। तो RCM की वैल्यू क्या आ गई, R1 प्लस R2 बटे 2। तो R1 और R2 क्या हैं, ये स्थिर सदिश हैं दोनों कणों के, उनको जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, तो हमें ऐसे निकाय का स्थिर सदिश पता लग जाएगा, और वो ठीक इन दोनों कणों के बीचों बीच में होगा। और ये हम बाद में इसको सिद्ध भी कर देंगे कि किस तरह से दो कण यदि स्थित हैं और उनके कणों के द्रव्यमान समान हैं, तो ऐसे निकाय का द्रव्यमान सदिश जो केंद्र होगा, द्रव्यमान केंद्र होगा, वो उन दोनों कणों के ठीक बीचों बीच में होगा। तो एक तो रिजल्ट ये आया। दूसरा रिजल्ट क्या होगा उसको जरा समझिए। दूसरा, यदि निकाय का द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर स्थित है, मतलब RCM का मान जो है 0 है, तो क्या रिजल्ट आता है, यानी 0 बराबर हो जाएगा M1, समीकरण 1 से ले रहे हैं, समीकरण 1 से M1 R1 प्लस M2 R2 बटे M1 प्लस M2, गुणा करिए तिरछी, तो ये आ जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2 बराबर हो गया 0 के, है ना, क्योंकि इसकी गुणा हो गई 0 से, तो ये 0 हो जाएगा M1 प्लस M2। अब हम यहां पर R1 का मान निकालते हैं, तो R1 M1 R1 बराबर हो जाएगा माइनस M2 R2, तो R1 बराबर हो जाएगा माइनस M2 R2 बटे M1। इसी से क्या निकलना है रिजल्ट? देखिए, यदि हमारा कोई सिस्टम है जिसमें दो कण हैं और इसका द्रव्यमान केंद्र 0 0 पे है, तो यदि एक कण x अक्ष के बाईं ओर स्थित है, M1 मान लीजिए, चलो दाईं ओर ले ले, M1 इधर है, तो M2 जो है निश्चित रूप से इधर होगा, माइनस साइन के साथ आ रहा है। और यदि मान लिया M1 इधर है तो M2 इधर होगा। पोजीशन बताई जा रही है कि R1 जो होगा, मान लिया यहां से यहां तक दूरी R1 है ना, और यहां से यहां तक दूरी R2 है, तो देखिए R1 और R2 क्योंकि स्थिर सदिश हैं, पोजीशन वेक्टर है, इसलिए यहां पर चिन्ह जो प्रदर्शित करेगा वो दिशा को प्रदर्शित करेगा। एक तो दिशा पता लग रही है, ठीक है। दूसरी बात ये भी पता लग रही है कि जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो दोनों कणों के मिलाने वाली रेखा पर ही स्थित होगा। यहां पर ये सिद्ध हो रहा है कि कणों का द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होगा। ये बात पता लग गई। दूसरी बात क्या पता लग रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। दूसरी बात देखिए, यदि मान लिया एक कण बहुत भारी है, M1 बड़ा है, मान लिया M1, यदि M1 बहुत बड़ा है M2 से, चलिए बहुत बड़ा ले लेते हैं जिससे कि बात क्लियर हो जाए। अब M1 यदि बहुत बड़ा होगा तो देखिए M1 कहां आ रहा है,
हर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, हर में आ रहा है, तो इसका मान जो आएगा बहुत छोटा आएगा। अर्थात जो है R1 की वैल्यू जो होगी वो कम होगी, मतलब द्रव्यमान केंद्र जो होगा वो M1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये जो हो जाएगा, ये द्रव्यमान केंद्र कहां पर शिफ्ट हो गया, ये RCM है, सेंटर है ना। इन दोनों कणों का द्रव्यमान केंद्र कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। तो यदि M1 बहुत बड़ा है M2 से, तो R1 का मान कम होगा, अर्थात कणों का द्रव्यमान केंद्र कण M1, जिसका द्रव्यमान M1 के नजदीक होगा। यानी यदि M1 बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा न भी हो, यदि इसके तुलना में, दूसरे कण की तुलना में बड़ा है, ये है यानी M1 है और ये M2 है, तो ऐसे निकाय का, ऐसे सिस्टम का जो द्रव्यमान केंद्र C होगा वो किस तरफ की तरफ शिफ्ट होगा, A की तरफ। और यदि M2 बड़ा है तो R2 का मान बढ़ाएगा। मतलब देखिए R1 वैसे ये है और R2 ये है। यदि M1 बड़ा है तो ये द्रव्यमान केंद्र जो होगा वो M1 की तरफ के नजदीक होगा, और यदि वो M2 बड़ा कर दें, ये छोटा कर लेते हैं और इधर वाले को बड़ा कर लेते हैं। अब इस स्थिति में जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो इस तरफ को, यानी R1 का मान तब बड़ा हो जाएगा और R2 छोटा हो जाएगा। तो यदि B बड़ा है, B पर स्थित कण बड़ा है, द्रव्यमान उसका ज्यादा है, तो पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र B की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और ठीक बीचों बीच में तब होगा जब A और B कणों का द्रव्यमान समान है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ऐसा निकाय लेते हैं जिसमें कि N कण है, ठीक है। हेडिंग है N कणों वाले निकाय का द्रव्यमान केंद्र। ये क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम consists of n particles। तो जो हमने अभी रिजल्ट लिखा था उसी के आधार पर हम लिखेंगे। माना निकाय के कणों का द्रव्यमान, निकाय के n कणों का द्रव्यमान क्रमशः द्रव्यमान M1, M2, M3 डैश Mn है, तथा इन कणों का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश जो है, स्थित सदिश यहां पर क्रमशः लिखेंगे। क्रमशः क्या है, R1, R2 डैश Rn है। अतः निकाय का
निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थित सदिश इसको हम RCM ही कहेंगे। तो RCM बराबर हो जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस डैश 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 प्लस MN RN बटे M1 प्लस M2 प्लस डैश 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 MN। ये पहले जो सूत्र लिखाया गया था दो कणों के द्रव्यमान केंद्र के इससे सदिश के लिए उसी की सहायता से लिखा गया है। इसको जरा जनरलाइज करते हैं RCM। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा का प्रयोग करके लिख सकते हैं। कैसे? सिग्मा ये M1 R1 है, मतलब इसको हम I बराबर 1 से लगा करके M तक लिखेंगे। यानी I का मान जो है 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, और यहां पर लिख देंगे MI RI। तो एक बार I की वैल्यू जो है हम 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, इस तरह से फिर बाद में N लेंगे, और सिग्मा लगा हुआ है, इसका मतलब इनको सबको जोड़ते चले जाएंगे। बटे इसको भी वही लिख देंगे, सिग्मा I बराबर 1 से N तक, और यहां खाली लिखेंगे MI। इसको हम, ये क्या है, कणों के द्रव्यमानों का योग, तो इसको हम लिख सकते हैं I बराबर 1 से N तक MI RI बटे कैपिटल M, सारे द्रव्यमानों का योग, जहां M बराबर है सिग्मा I बराबर 1 से N तक MI बराबर है M1 प्लस M2 प्लस डैश 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 MN। ये इसको हम याद रखेंगे कि ये सिग्मा I बराबर 1 से N तक MI बराबर है M1 प्लस M2 प्लस MN। पूरे जितने भी कण हैं उसके सिस्टम के, निकाय के, उन सभी कणों के द्रव्यमानों का योग है कैपिटल M। तो ये फार्मूला हमें आ गया शॉर्टकट में कि ऐसा निकाय जिसमें N कण हो तो उसके द्रव्यमान केंद्र का जो है स्थित सदिश का फार्मूला है। तो ये जनरल बात लिखी हुई है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है इसको समझना और याद कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम द्रव्यमान सदिश के कार्तीय घटकों की बात करेंगे। क्या है? द्रव्यमान केंद्र के कार्तीय घटक। यह है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कंपोनेंट लिख सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, है ना। कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम यहां पर देखिए, कार्टेशियन कंपोनेंट का मतलब होता है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। यदि वस्तु में लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, मतलब वो 3 डायमेंशनल त्रिविमीय वस्तु है, सिस्टम है, तो उसके अंदर या उससे संबंधित कोई ऐसा बिंदु होगा जहां पर पूरी वस्तु का या पूरे निकाय का हम द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हैं। तो उस बिंदु के कोऑर्डिनेट जो होंगे, निर्देशांक जो होंगे, एक्स वाई जेड, मतलब उसका एक्स एक्सिस से भी कुछ दूरी होगी, वाई एक्सिस से भी दूरी होगी, जेड एक्सिस से भी दूरी होगी। तो इसका मतलब ऐसी वस्तु जो 3 डायमेंशनल है, त्रिविमीय है, उसके जो है द्रव्यमान केंद्र का स्थित सदिश हमें निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना की बात हो रही है यहां पर। तो यहां पर हमने माना, ये लिखा हुआ है किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थित सदिश।
आरसीएम तथा निकाय का कोई कण जो है, किसी कण आयत कण लिया हमने। भाई निकाय में तो बहुत सारे कण हैं, हमने एक कण को चूज किया जिसका नाम दिया आई। तो उस आई वाले कण का स्थिर सदस्य जो होगा वो हमने मान लिया आर आई है, और अपने कार्तीय घटकों से निम्न प्रकार से संबंधित होता है। मतलब जो हमारा पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम का जो स्थिर सदस्य है वो आरसीएम, पूरे सिस्टम या पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र का स्थित सदस्य को कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे आरसीएम, इसको लिखेंगे, और इसमें भाई ये तो पूरे निकाय का स्थित सदस्य होगा आरसीएम, तो यहां पर उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, मतलब एक्स एक्सिस पर स्थित जो कण हैं उनका एक सेंटर ऑफ मास होगा, द्रव्यमान केंद्र होगा, और उस द्रव्यमान केंद्र का स्थित सदस्य जो है वो होगा एक्स सीएम, और ये कहां पर स्थित होगा? एक्स एक्सिस पे होगा। उसी तरह से मान लिया वाई अक्ष पर जो कण स्थित हैं पूरे कहने का मतलब सिस्टम के, उसका स्थित सदस्य जो होगा वो बाई सीएम जे कैप लिखेंगे, प्लस इसी तरह से जेड एक्सिस वाला जो होगा जेड सीएम के कैप। ये पूरे सिस्टम का स्थित सदस्य है। अब हमने एक जो चूज किया है आयत कण, जिसका नाम हमने आई दिया है, उसका स्थित सदस्य, भाई जो हमारा एक कण होगा, बहुत सारे कण हैं, उनके सभी के स्थित सदस्य होंगे। आई मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जो ये कण हैं इनके भी तो स्थित सदस्य होंगे, और उनके भी तीनों कंपोनेंट होंगे एक्स वाई जेड। तो उसको हम किसी कण आई का स्थित सदस्य, ये पूरे निकाय का होगा, ये कण पर्टिकुलर आयत कण का स्थित सदस्य जो है आर आई बराबर हो जाएगा एक्स आई, और यहां पर उस आई कण का जो होगा वो बाई कंपोनेंट भी होगा और जेड कंपोनेंट भी होगा। कण वही है, बस उसके, जैसे मान लिया, समझ लो इसको, जैसे मान लिया ये कोई हमारा वस्तु हो गई, सिस्टम हो गया। अब हमने इसका, इस पूरे सिस्टम का मतलब द्रव्यमान केंद्र जो है ये है, ये हमने इसको आरसीएम मान रहे हैं, और ये द्रव्यमान केंद्र पूरे सिस्टम का है जिसको हमने आरसीएम कहा, ये कहा। तो इसका एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष, मतलब एक्स एक्सिस से के अनुदिश जो कण हैं, वाई एक्स के अनुदिश कण हैं, जो जेड एक्स के अनुदिश जो कण रखे हुए हैं, उनको सब मिला करके पूरा कंबाइंड जो है कंपोनेंट के साथ यहां पर हमने आरसीएम को लिखा। अब हमने मान लिया यहां पर एक कण ये लिया जिसका नाम हमने आई लिया, ये कोई कण आई है। अब इसके, इस आई कण के का भी तो एक स्थित सदस्य होगा, और उसके भी तीनों कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा, जेड कंपोनेंट होगा। तो उसको इस तरह से प्रदर्शित किया गया है। अब इसको हम इसके मान को रखेंगे, चूंकि n कणों वाले निकाय का स्थित सदस्य जो होता है, स्थित सदस्य कैसे लिखा जाता है? आर सी एम बराबर होता है 1/m सिग्मा आई बराबर 1 to n, आई बराबर 1 to n एम आई आर आई, है ना। अब इसमें हम मान रखेंगे समीकरण, इसको हमने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, और ये समीकरण 3 है,
ये पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं। तो समीकरण 3 में मान रख दो इसको, है ना। समीकरण 1 तथा 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर थोड़ा तो अटपटा है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन यदि सीखना चाहेंगे तो सीख लेंगे। और फिर हमें रिजल्ट विशेषकर मालूम होना चाहिए, उसका प्रयोग मालूम होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। तो देखिए आरसीएम की जगह हम ये लिख देंगे एक्स सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप प्लस जेड सी एम के कैप बराबर हो जाएगा 1/m सिग्मा आई बराबर 1 to n, ये हम आई लिखेंगे। और आर आई का मान ये है, आर आई का मान है एक्स आई आईएथ पार्टिकल आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। अब हम क्या करेंगे, देखिए यक्स वाला यक्स के साथ तुलना करेंगे, यानी आई वाला आई कैप वाले को आई कैप से तुलना कर देंगे, और वाई वाले को वाई मतलब जे कैप वाले को जे कैप से तुलना कर देंगे, और जेड जो है मतलब के कैप वाले को के से तुलना कर देंगे। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जो स्थित सदिश के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पता लग जाएंगे, कार्टेशियन कंपोनेंट पता लग जाएंगे, मतलब एक्स वाई जेड जो कंपोनेंट होते हैं वो पता लग जाएंगे तुलना करने पर। इसकी तुलना आई कैप जे कैप तथा के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर हमें पता लगेगा क्या, एक्स सी एम बराबर हो जाएगा 1/m तो रहेगा ही रहेगा, सिग्मा भी रहेगा, आई बराबर 1 to n रहेगा, और ये वाला खाली रहेगा ये वाला। एम आई से तो इसको भी गुणा करना है, इसको भी गुणा करना है, इसको भी गुणा करना है, तो आ जाएगा एम आई एक्स आई, एम आई एक्स आई है। उसी तरह से बाई सी एम बराबर हो जाएगा, अच्छा इसको हम यदि डिटेल में लिख दें थोड़ा, 1 मिनट है, बाई सी एम लिखने के पहले थोड़ा इसको डिटेल कर देते हैं। डिटेल का मतलब ये हुआ हमारा 1/m, सिग्मा हटा दें, सिग्मा हटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस mn xn बटे कैपिटल M, या फिर m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस mn xn बटे m1 प्लस m2 प्लस mn। ये हुआ एक्स सी एम का मान। यदि वो n पार्टिकल हैं सिस्टम में तो, और 2 ही पार्टिकल हैं तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2, 3 पार्टिकल हैं तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। अब इसी तरह से बाई सी एम का मान शॉर्टकट में ही लिख रहे हैं, तो डिटेल में हमने x का बता दिया, तो ये हो जाएगा 1/m सिग्मा आई बराबर 1 to n एम आई बाई आई जे कैप, है ना। ये भी जे कैप है, वैसे तो इसको कैप वाला न भी लगाएं तो भी, क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं तो आई को आई से तुलना कर दे रहे हैं, तो उसका हम आई इधर से भी हटा दे रहे हैं, इधर से भी हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा कंपोनेंट आ गया, बाई कंपोनेंट आ गया। और इसको भी डिटेल में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1/m क्या एक्स m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस mn yn बटे कैपिटल M, है ना। और कैपिटल M की जगह पर कैपिटल M क्या है, पूरे निकाय के द्रव्यमान, पूरे निकाय का द्रव्यमान यानी सारे कणों के द्रव्यमानों का योग है, m1 प्लस m2 प्लस m3 है। इसी तरह से जेड सी एम बराबर हो जाएगा 1/m आई इक्वल टू 1 to n एम आई जेड आई के कैप लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, के वाले को ही तो तुलना करी। अब हम इसको भी डिटेल में लिख दें तो जेड सी एम बराबर हो जाएगा
ZCm बराबर हो जाएगा M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस Mn Zn बटे कैपिटल M या फिर M1 प्लस M2 प्लस M3। तो यदि किसी निकाय में दो कण हैं और उनके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, समझो जरा इस बात को, तो हम उस सिस्टम का जो द्रव्यमान केंद्र होगा, उस द्रव्यमान केंद्र के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्तीय जो है घटक कैसे लिखेंगे। मान लिया 3 कण है, थोड़ा समझिए। एक कण है जिसका द्रव्यमान जो है मान लिया 2 किलोग्राम है, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए 1,0,2। एक बी है जहां पर लिखा हुआ 1 किलोग्राम है, 1 kg, इसके कोऑर्डिनेट हैं -1, -1, -3। और एक सी पर एक कण रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान मान लिया 3 किलोग्राम है और इसके कोऑर्डिनेट हैं -2, 0 और -1, ये है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें 3 पार्टिकल हैं, 2 kg, 1 kg और 3 kg, और जिनके जो कोऑर्डिनेट हैं वो दिए गए हैं, है ना। तो हम इसके कार्तीय घटक कैसे लिखेंगे, हम एक का लिख के दिखा दे रहे हैं। यानी x1 XCm क्या होगा, ये वाला, है ना। और इसके x कोऑर्डिनेट लेंगे तीनों के, है ना। तो देखिए M1 इंटू x1, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। इसी तरह से ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये z1 है, फिर z2 है, प्लस z3 है। तो अब हमें 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, ये वाला, प्लस M3 इंटू -2 बटे M1 प्लस M2 प्लस M3, 2 प्लस 1 प्लस 3। हल कर लेंगे तो XCm पता लग जाएगा। इसी का YCm पता करना है तो 2 गुणा ये वाला 0 प्लस इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, तो 1 इंटू 1 प्लस तीसरा 3 किलोग्राम है, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, बटे M1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3। तो ये y कंपोनेंट। इसी तरह से हम z कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं, ZCm निकाल सकते हैं। तो ऐसा निकाय जिसमें 3 कण हैं, इनके द्रव्यमान दिए गए हैं, उनके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो हम फार्मूला लगा करके उनके जो है कार्तीय घटक निकाल सकते हैं। उसके जो द्रव्यमान केंद्र हैं उसका कार्तीय घटक आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक आध प्रश्न और करवाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और द्रव्यमान केंद्र की गति की बात करते हैं। द्रव्यमान केंद्र की गति, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि भाई जो निकाय है उसमें बहुत सारे कण हैं, बहुत सारे कणों को मिलकर के बना है। अब जब वो गति करेगा तो उसके कण भी साथ में गति कर रहे होंगे। तो हर एक कण की गति का ध्यान रखने की बजाय यदि हम उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गति की बात करें तो बात बहुत आसान हो जाएगी। मतलब सारे कणों के द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित माने जा रहे हैं उस केंद्र की गति की बात करेंगे। सारे कणों की न बात करके उसकी बात कर रहे हैं, है ना। हम कण लेंगे लेकिन हमारा रिजल्ट जो बताएगा हम उसके आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे। तो यहां पर हमने नोट कर रखा है, ये सब टाइम बचाने के लिए मैं नोट कर लेता हूं। ये देखिए, नोट कर लीजिए। यहां पर माना किसी निकाय में n कण है ना, और जिनके द्रव्यमान m1 m2 डैश 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 mn है, तथा इन कणों के मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश r1 r2 rn है। ये पहले भी ले चुके हैं, वही चीज लिखी। माना इन कणों पर आरोपित बाह्य बल F1 F2 Fn लग रहे हैं। क्योंकि निकाय गति कर रहा है तो हर एक कण पे कुछ न कुछ तो बल लग रहा होगा। तो निकाय का द्रव्यमान केंद्र
निकाय का द्रव्यमान केंद्र की स्थित सदस्य। ये हम पहले भी लिख चुके हैं और हम केवल यहां पर यह शब्द बढ़ा रहे हैं कि इन कणों पर आरोपित बाह्य बल जो है वो F1 क्रमशः जो है F1 F2 Fn है। यानी पहले कण पर F1 बल लग रहा है, दूसरे पर F2 लग रहा है, इस तरह से यंत्र कण पर Fn बल लग रहा है। तो देखिए पहले तो हम लिखते हैं निकाय का स्थित सदस्य का सूत्र हम लिख चुके हैं। RCM बराबर हो जाता है 1/m सिग्मा I बराबर 1 to n mi RI। ये हम पहले से ही लिख चुके हैं और इसको हम डिटेल में कर देते हैं तो ये हो जाएगा m1 r1 सिग्मा हटा लिया है ना, प्लस m2 r2 प्लस डैश 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 mn rn। ये हो गया RCM। गति की बात कर रहे हैं, बल लग रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि इस पूरी समीकरण को समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समय के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसको पहले हम इधर ले आते हैं, एक बार हम और इसको लिख देते हैं कि RCM। नहीं तो ऐसे चलिए ऐसे समय के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, बाद में लिख देंगे समय के सापेक्ष अवकलन करिए करने पर तो ये हो जाएगा DRCM बटे dt बराबर हो जाएगा 1/m पोजीशन वेक्टर जो है, जो स्थिर सदस्य हैं, भाई द्रव्यमान तो नियत होता है तो m1 dr1 बटे dt प्लस m2 dr2 बटे dt प्लस डैश 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 अंतिम जो यंत्र कण है वो हो जाएगा mn drn बटे dt। तो ये क्या है, r क्या है, स्थिति है, पोजीशन है, और पोजीशन का अवकलन समय के सापेक्ष, इसका मतलब ये वेग को प्रदर्शित कर रहा है। और किसका वेग, स्थित सदिश को हमने समय के सापेक्ष जो है अवकलित किया है, तो ये स्थित सदिश यानी द्रव्यमान केंद्र के स्थित सदिश का प्रथम अवकलन गुणांक है। क्या है ये, निकाय के स्थित सदिश का प्रथम अवकलन गुणांक समय के सापेक्ष, मतलब ये हो गया VCM। VCM क्या हो गया, निकाय का वेग हो गया, निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग हो गया, निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग हो गया बटे 1/m। ये हो जाएगा m1 पहले कण का वेग प्लस दूसरे कण का वेग प्लस डैश 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 और यंत्र कण का वेग mn vn। इसको हम दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, क्या कि VCM, वैसे तो हम यहां लिख देते हैं यह निकाय के द्रव्यमान केंद्र के वेग का सूत्र है। किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग का फार्मूला निकालना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बराबर हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn बटे, ये क्या है, कैपिटल M है, मतलब m1 प्लस m2 प्लस mn। फिर हम कहेंगे यदि मान लिया निकाय में दो ही कण हैं तो बस m1 v1 प्लस m2 v2 बटे m1 प्लस m2। ये द्रव्यमान केंद्र के वेग का फार्मूला हो गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यहां ये समीकरण 1 है, ये द्रव्यमान केंद्र के वेग का सूत्र है। अब हम m को इधर ले जाते हैं, इसको m को इधर ले जाते हैं और फिर से एक बार अवकलित करते हैं। तो इस समीकरण 1 से क्या ले जा रहे हैं, m
क्या है, पूरे निकाय का द्रव्यमान है। और VCM क्या है, ये निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग है, बराबर आ रहा है m1v1 प्लस m2 v2। ये v1 क्या है, पहले कण का वेग है, v2 क्या है, दूसरे कण का वेग है, प्लस mn vn, ये nth कण का वेग है। और पुनः अवकलित कर लेते, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए, तो m dVCM बटे dt बराबर हो जाएगा m1 dV1 बटे dt प्लस m2 dV2 बटे dt प्लस डैश 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 प्लस mn dVn बटे dt। तो ये क्या लिखा, द्रव्यमान गुणा वेग का प्रथम अवकलन गुणांक dV बाई dt क्या होता है, त्वरण होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, समीकरण को क्या लिख सकते हैं, ये जो समीकरण आ रही है वो MACM यानी द्रव्यमान केंद्र का त्वरण है, ACM M1A1 पहले कण का त्वरण प्लस M2 दूसरे कण का त्वरण A2 प्लस nth कण का त्वरण AN है। तो MACM बराबर हो गया पहले कण पर लगने वाला बल प्लस दूसरे कण पर लगने वाला बल प्लस nth कण पर लगने वाला बल, सारे बलों का योग हो गया। इसका मतलब ये जो है MCM ACM बराबर हो गया F एक्सटर्नल जो टोटल। अतः किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार गति करता है कि मानो सभी बाह्य बल उसी या कहें उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर लग रहे हों। ये रिजल्ट आया। ये क्या है, ACM क्या त्वरण है, नोट कर सकते हैं। ACM क्या है, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण है। ACM जो है वो है हमारा, ACM का क्या है, जहां ACM जो है द्रव्यमान केंद्र का त्वरण है, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण है। और त्वरण तो बल से ही उत्पन्न होता है ना। तो ये द्रव्यमान केंद्र इस तरह से गति कर रहा है कि जैसे कि पूरा का पूरा जो बाह्य बल है वो उसी पर लग रहा है। द्रव्यमान केंद्र तो बता दिया क्या होता है, ऐसा बिंदु जहां पर पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके। तो बाह्य बल जो लग तो विभिन्न कणों पर लग रहे हैं, लेकिन वो ऐसा मतलब उसका रिजल्ट जो आ रहा है वो ऐसा है कि जैसे कि सारे बल निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर लग रहे हों और द्रव्यमान केंद्र उसी के हिसाब से गति कर रहा है ना, उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो ये तो बात हो गई आज की। अब 2-3 क्वेश्चन हल्के से आसान मैंने नोट कर रखे हैं, इनको जल्दी से 5 मिनट के अंदर डिस्कस कर देते हैं, है ना। एक 2 किलोग्राम तथा 3 किलोग्राम के 2 पिंड हैं। पहला प्रश्न है, जिनके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, निर्देशांक दिए गए 0, 0 और 2, 2 हैं, तो निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करो। मतलब हमारा एक कण जो है वो 2 किलोग्राम का है, प्रश्न 1 है। इसका मास कितना है, 2 किलोग्राम है और इसके निर्देशांक है 0, 0। और दूसरा बी कण जो है वो 3 किलोग्राम का है और इसके निर्देशांक कितने हैं। तो हमें XCM पता करना पड़ेगा। M1 x1 प्लस M2 x2 बटे M1 प्लस M2, बहुत आसान है ना। M1 क्या है, 2 किलोग्राम है, x1 क्या है, 0 है, प्लस फिर M2 3 किलोग्राम है,
x2 कितना है 2 है बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा 5 नहीं, हो गया 0 प्लस 6 बटे 5, तो 6 बटे 5 आ गया, दशमलव में बदल सकते हैं, XCM की वैल्यू आ गई। YCM क्या हो जाएगा, क्या m1 y1 प्लस m2 y2 बटे m1 प्लस m2 है ना। m1 क्या है 2 किलोग्राम है, y1 की वैल्यू 0 है प्लस फिर 3 किलोग्राम है, y2 की वैल्यू जो है वो कितनी है 2 है बटे जो है m1 प्लस m2 2 प्लस 3, तो ये भी देखिए 6 बटे 5 हो गया। तो यहाँ पर जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट आए हैं वो आए हैं 6 बटे 5 6 बटे 5, एकदम आसान है। एक्स सीएम की वैल्यू कितनी आई 6 बटे 5, वाई सीएम की वैल्यू भी 6 बटे 5 आ गई। तो द्रव्यमान केंद्र के हमने जो है निर्देशांक पता कर लिए। अगला देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 में क्या है कि 2 किलोग्राम नहीं सॉरी 6 किलोग्राम है एक कण, और इसकी जो स्थिर सदस्य जो है वो दी गई है 6i कैप माइनस 7j कैप, है ना, ये दिया गया है। और दूसरा जो कण है हमारा वो 2 किलोग्राम का है बी वाला कण, और इसकी स्थिर सदस्य दी गई है 2i कैप प्लस 5j कैप। तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिर सदस्य ज्ञात करो। तो ये यहां पर RCM बराबर हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 बटे m1 प्लस m2, है ना। तो m1 6 किलोग्राम और इसकी स्थिर सदस्य ये है 6 गुणा 6i कैप माइनस 7j कैप प्लस m2 2 किलोग्राम, इसकी स्थिर सदस्य जो है 2i कैप प्लस 5j कैप बटे 6 प्लस 2 6 प्लस 2 यानी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी गुणा करो 36i कैप माइनस 6 सत्ते 42 जे कैप प्लस 2 दूनी 4 आई कैप प्लस 2 पंजे 10 जे कैप बटे 8। इसको 36 और 4 40 हो जाएगा, 40 आई कैप हो जाएगा। देखिए आई कैप का मान कितना है 40 आई कैप, और 42 ये है और ये 10, ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये बचेगा माइनस का 32 जे कैप बटे 8। भाग दे दीजिए तो ये हमारा RCM का मान आ जाएगा, ठीक है 8 पंजे 40 5 आई कैप माइनस 8 चौके 32 4 जे कैप। एकदम से आसान। अंतिम प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, ये हमारा दूसरा प्रश्न था, है ना, प्रश्न 2 था। अब देखिए तीसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न 3 वो भी आसान है। क्या एक 10 किलोग्राम का एक है द्रव्यमान और दूसरा जो है बी जो है वो 2 किलोग्राम का है, और ये जो पिंड हैं उनके वेग दिए गए हैं। इसका वेग दिया गया है v1 दिया गया है 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप, और इसका v2 दिया गया है वो माइनस का 10i कैप प्लस 35j कैप माइनस 3k कैप। ये v1 v2 दिए गए हैं, मतलब इसका वेग ये है, इसका वेग ये। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग निकालना है, तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं VCM बराबर होता है m1 v1 प्लस m2 v2। यही तो द्रव्यमान है, ये भी मीटर पर सेकंड में दिया गया है, ये भी मीटर पर सेकंड में दिया गया। देखिए प्रश्न लिखा हुआ है 10 किलोग्राम 2 किलोग्राम के द्रव्यमान के पिंडों का वेग क्रमशः इतने मीटर पर सेकंड है तथा इतने मीटर पर सेकंड है। निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात करिए तथा संवेग भी ज्ञात करिए बटे m1 प्लस m2। तो क्या है m1 10 किलोग्राम है, ब्रैकेट में लिखेंगे 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप प्लस m2 2, और b2 कितना है माइनस 10i कैप प्लस 35j कैप माइनस 3k कैप बटे 12। 10 प्लस 2 m1 प्लस m2 10 प्लस 2। अब गुणा करके इसको हल कर दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए प्रश्न हल करना आना चाहिए, बहुत ही आसान है। तो ये हो जाएगा 20i कैप माइनस 70j कैप प्लस 30k कैप माइनस 20i कैप
प्लस 70 जे कैप माइनस 6 के कैप बटे हो गया 12। ठीक है, 20 से 20 ये कट गया, ये 70 था। ठीक है ना, 35 दूना 70, 70 जे कैप और 70 से ये भी कट गया, तो ये हमारा 30 में से 6 घट गया, तो आ गया 24 के कैप बटे 12। तो बी सी एम आ गया 12 दूनी 24, 2 के कैप मीटर पर सेकेंड। ये जो है द्रव्यमान केंद्र का वेग आ गया। अब संवेग पता करना है, द्रव्यमान केंद्र का संवेग, तो ये आसान है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, और द्रव्यमान, हमें किसका संवेग पता करना है? पूरे द्रव्यमान केंद्र का। तो कुल द्रव्यमान कितना है? 12 है। वेग कितना आया? कितना आया? 2 के कैप, तो ये हो गया 24 के कैप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। लीजिए, है ना बहुत आसान। प्रश्न हमें करने आने चाहिए, यानी फार्मूलों का प्रयोग आना चाहिए, और मेरी समझ से एकदम से आसान है। कुछ और प्रश्न कराएंगे तो देखते रहिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। लगातार वीडियो पर बने रहेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।